वेलकम स्टूडेंट्स बैक टू माय चैनल। पिछले दो वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था सेल चैप्टर, जिसका आज हमारा तीसरा वीडियो है। एक्चुअली मुझे आजकल जो है बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो रहा है वीडियोस अपलोड करने में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अभी आगे से जो है मैं पंक्चुअल रहूँ। ठीक है, तो हम जो है सेल चैप्टर का पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो हमको पढ़ना था माइटोकॉन्ड्रिया से पढ़ना था। ठीक है, सो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेली होता है मेम्ब्रेन बाउंड, जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन, जिसको सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। जब तक उनको अच्छे से स्टेनिंग ना करो तब तक वो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई देते हैं। The number of mitochondria per cell is variable depending on physiological activity of the cells. So एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया है उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सिंथेसाइज करता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। इसलिए जिस सेल में जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ज़्यादा होती है, मतलब एनर्जी से रिलेटेड प्रोसेस ज़्यादा है, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। In terms of shape and size also considerable degree of variability is observed. Size और shape के basis पर भी cell to cell depend करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के numbers. Typically it is a sausage shaped है, इस तरह वाला, इस तरह का sausage shaped होता है वो, और cylindrical होता है, having diameter of 0.2 से 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। एवरेज होता है 0.5 का, एंड लेंथ होती है इसकी 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है हर एक माइटोकॉन्ड्रिया, with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments. ठीक है, सो जो दो मेम्ब्रेन्स होती है, इस तरह से दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके बीच में भी काफ़ी सारा मैट्रिक्स होता है, फील्ड होता है। ठीक है, तो इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, आगे हम देखेंगे। The outer compartment and the inner compartment. So दो compartments में divide है, outer and inner compartment. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. So देखो इसमें जो है इस तरह से, चलो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन है, और ये इधर वाले इसका अंदर का स्ट्रक्चर है, इधर वाले इसका बाहर का है। ठीक है, सो ये अंदर भी पूरा जो है सब्सटेंस फील्ड होता है, जिसको जो मैट्रिक्स बोला जाता है, और इंटर मेम्ब्रेन में भी काफ़ी सारा वो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक, The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. So जो outer membrane होती है ना, वो पूरी बाउंड्री बनाती है, सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है कंटिन्यूस बाउंड्री ऑर्गेनेली के अंदर। The inner membrane forms a number of infoldings कॉल्ड एज क्रिस्टे। सो इनर मेम्ब्रेन जो है ना इनफोल्डिंग्स बनाती है, जिसको क्रिस्टे बोला जाता है, सिंगल में क्रिस्टा। सो टूवर्ड्स द मैट्रिक्स की तरफ, मतलब जैसे देखो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये बाहर वाला लेयर, और ये इसके अंदर जो इस तरह से फोल्ड्स दिख रही है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्ड हो गई है, और ये इस तरह के पूरे फोल्ड्स बना रही है। ठीक है, और इन फोल्ड्स के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दिख रहा है पूरा ग्रीन कलर का, ये पूरा मैट्रिक्स प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये साइटोप्लाज्म की तरह ही होता है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया का अपना साइटोप्लाज्म है। द क्रिस्टे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। क्रिस्टे जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, रिएक्शंस होते हैं, जिसको करने के लिए उसको एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है, जहाँ पे वो एंजाइम्स को ला सके और एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ताकि बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे जाए, बाइंड करे, एक्टिवेट हो, और जो है रिएक्शंस को परफॉर्म करे इस तरह से। ठीक है, The two membranes have their own specific enzymes associated with mitochondrial function. दोनों मेम्ब्रेन के अपने डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से। माइटोकॉन्ड्रिया आर दी साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन
डिपेंडेंट रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, सेल की एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में। हेंस आर कॉल्ड एज पावर हाउसेस, इसलिए उनको पावर हाउस बोला जाता है सेल का। द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसकी खासियत ये है माइटोकॉन्ड्रिया की कि उसका अपना खुद का डीएनए होता है। और कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए हमने जो है प्रोकैरियोट्स के केस में पढ़ा है, बैक्टीरियाज में, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। तो वैसे ही सेम सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है। अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं 70S वाले प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, एंड दी कंपार्टमेंट्स रिक्वायर फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स। वो भी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, तो भाई डीएनए है तो डीएनए से आरएनए तो ऑब्वियसली बन ही जाएगा। सो डीएनए से आरएनए भी बना है, और वहाँ पे क्या हो रहा है? राइबोसोम से, इसलिए प्रोटीन सिंथेसाइज भी हो रहा है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सो द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है फिजन से डिवाइड करता है। तो देखा है, एक चीज़ नोटिस की होगी, वो चीज़ ये नोटिस करी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना बहुत सिमिलैरिटीज है प्रोकैरियोटिक सेल से। इसके पास डीएनए है, कैसा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट्स में होता है, प्लाज्मिड में, ठीक। उसके बाद जो है राइबोसोम्स है 70S, वो भी किस में होते हैं? प्रोकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये किससे डिवाइड करता है? फिजन से डिवाइड करता है। फिजन से कौन डिवाइड करता है? बैक्टीरिया डिवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं सारे बैक्टीरिया वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर। तो एक थ्योरी है एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी करके, वो ये कहती है कि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल जब बना, हमारा जब यूकैरियोटिक सेल बना, तब इस यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया? एक छोटे से प्रोकैरियोटिक सेल को एनगल्फ कर लिया और उसके अंदर बिठा लिया। और वो प्रोकैरियोटिक सेल कुछ थोड़े इवोल्यूशन के बाद इट कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये होती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसके बारे में बात करेंगे जब मैं डिटेल में पूरे आगे के लेक्चर्स लूँगी, तब इसके बारे में बात करेंगे। फिर आते हैं प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। ये एक लिंक बनाता है कि हाँ भाई, यूग्लिनॉइड से हो सकता है प्लांट सेल डेवलप्ड हुए हो, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन के लिए है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। दिस आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। उनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर काफ़ी लार्ज होता है। सो दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू प्लांट्स। पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर जो कलर देते हैं प्लांट को, ठीक है। मोस्टली ग्रीन येलो पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन येलो ऑरेंज। Based on the type of pigments, plastids can be classified into chloroplast. So pigments के बेसिस पर plastids classify chloroplast में, chromoplast में and leucoplast, ठीक है। सो अब सबकी बात करते हैं। दी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑब्वियसली क्लोरोफिल होगा। कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, किसके लिए? एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसाइज, ठीक है। सो एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसाइज करवाता है, लाइट एनर्जी मतलब जो सन रेज आ रही है उसको। तो उसके पास होता है क्लोरोफिल होता है और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। सो इन द क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटिनॉइड थोड़े ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कैरोटीन हो गया, इसमें ज़ैंथोफिल्स हो गए, एंड अदर्स आर प्रेजेंट। कैरोटीन ऑरेंज कलर का होता है, ज़ैंथोफिल येलोइश कलर का होता है, ठीक। और उसके अलावा भी दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर देता है। The leucoplast are the colorless plastids. Leucoplast colorless plastids है of varied shapes and sizes with the stored nutrients. इसके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, कैसे टाइप्स है? अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। अमाइलो का मतलब दैट इज एंजाइम है ना, वो अमाइलेज। सो अमाइलो मतलब स्टार्च, स्टार्च को अमाइलो बोला जाता है। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज, ये स्टार्च के नाम है। सो अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को, जैसे कि पोटैटो में है। एलियोप्लास्ट क्या करता है? ऑयल्स को स्टोर करता है और फैट्स को स्टोर करता है। सॉरी, कहाँ थे हम? वेराज द एलुरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स, एलुरो जो है वो प्रोटीन स्टोर करता है, ठीक है।
So majority of the chloroplast of green plants are found in mesophyll cells of the leaves, क्योंकि leaves में photosynthesis होता है। देखो leaves ऐसा होता है, लीव्स का ये जो अपर सरफेस होता है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, सबसे ज़्यादा सन रेज यहाँ ही आते हैं लीफ पे, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी मेसोफिल सेल्स होती है। तो इन मेसोफिल सेल्स में ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। ठीक, सो दिस आर लेंस शेप्ड होते हैं, इस तरह के होते हैं लेंस वाली शेप के, ओवल होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, डिस्कॉइड होते हैं, और इवन जो है रिबन लाइक ऑर्गेनलीज हैविंग, सो रिबन लाइक है ऑर्गेनलीज हैविंग वेरिएबल लेंथ, उसके ऑर्गेनलीज की वेरिएबल लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर डिपेंड करता है, एंड इसका विड्थ जो है 2 to माइक्रोमीटर। रिबन लाइक जो है एल्गीज में प्रेजेंट होते हैं, जो ऐसी ऐसी एल्गीज होती है ना उसमें रिबन लाइक होते हैं। Their number varies from 1 per cell of Chlamydomonas. Chlamydomonas obviously सिंगल सेल है तो एक ही होता है उसके सेल में। ग्रीन एज है दैट इज 20 to 40% इन मीजोफिल, 20 से 40% सेल इन मीजोफिल में प्रेजेंट होता है एल्जे में। सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इसका। वन ऑफ टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो कम परमिएबल है, बाहर वाली जो है सबसे ज़्यादा परमिएबल है। The space limited by the inner membrane of chloroplast is called as stroma. So जो inner membrane के अंदर वाला जो space होता है उसको stroma बोला जाता है। ठीक है, इसका बाद में देखेंगे डायग्राम। तो ये दो मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला स्पेस, ये बाहर वाला है। सो अंदर वाला जो स्पेस है उसको पूरा स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, सो अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड दी थाइलोकॉइड्स, उसके अंदर ना ऐसी फ्लैट सैक्स होती है स्ट्रोमा के अंदर इस तरह की। मेम्ब्रेनस, इसकी भी मेम्ब्रेन वाली होती है। ठीक है, सो फ्लैट सैक्स होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, थाइलोकॉइड्स बोला जाता है, आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा क्या है, इसका स्ट्रोमा मैट्रिक्स है जो इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और उसमें सैक जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है बहुत सारे, उसको थाइलोकॉइड्स बोलते हैं। सो थाइलोकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स में अरेंज्ड है, मतलब एक के नीचे लाइक दी पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड एज ग्रेना। सो इसको ग्रेना बोला जाता है, सिंगुलर ग्रेनम, और दी इंटीग्रनल थाइलोकॉइड, ठीक है, सॉरी इंटरग्रेनल थाइलोकॉइड भी बोला जाता है। सो इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेले कनेक्टिंग द थाइलोकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। सो जो ग्रेना है उसके डिफरेंट ग्रेना को कनेक्ट करने वाले ऐसे ट्यूब्स होते हैं जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसको स्ट्रोमा लैमेले बोला जाता है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलोकॉइड्स एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड एज ल्यूमन। और देखो जो थाइलोकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, ये एक थाइलोकॉइड है सिंगल, इसके अंदर ये जो बाहर है इसकी मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है उसको ल्यूमन बोला जाता है। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या है, फोटोसिंथेसाइज का साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स है जो सिंथेसाइज करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का, दोनों का। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल, इसमें भी छोटा सा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, राइबोसोम्स भी इसमें। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलोकॉइड्स, क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो है थाइलोकॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, 70s है दैन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो कि 80s। तो देखो इसमें भी बहुत सारे ऐसे लिंक्स है जो ये कहता है कि कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रोकैरियोट था जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर आया है। तो ये भी एक एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखो ये रहा डिस्कॉइड शेप्ड, ऐसे डिस्कॉइड शेप्ड है इसका। इसके बाद इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक ये आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, दिख रही हो तो ये देखो ये आउटर है, ये अंदर वाली इनर है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन है। सो जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का ये जो पूरा स्पेस पड़ा है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके बाद ये जो एक पर्टिकुलर जो ये सैक दिख रहा है इसको थाइलोकॉइड बोलते हैं, थाइलोकॉइड। और ये जब एक दूसरे के नीचे इस तरह से स्टैक हो रहा है तो इस स्टैकिंग को क्या बोला जाता है, ग्रेनम बोला जाता है। ये जो पूरा जो है ये जो है वो ग्रेनम है, थाइलोकॉइड हो गया। उसके बाद जो ये कनेक्टिंग ट्यूब्स है ये दिख रही होगी, ये इस तरह से जो कनेक्ट कर रही है ट्यूब्स अलग अलग ग्रेना को, ये है अपने पास स्ट्रोमा लैमेला, ये ट्यूब्स कनेक्टिंग। फिर इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है,
तो इसके स्ट्रक्चर्स याद रखना, ये बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आते हैं कभी कभार बनाने के लिए। तो स्ट्रक्चर्स याद हो तो उसके ऊपर अगर क्वेश्चन भी आए तो हम लिख सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ क्या कहलाती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, इसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें याद रखना। फिर आते हैं हम लोग राइबोसोम्स पर, ठीक है। सो राइबोसोम्स आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर मतलब इस तरह से दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं राइबोसोम्स। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पेलेडे 1953। 1953 में राइबोसोम्स को सबसे पहले जॉर्ज पेलेडे ने देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, दैट्स वाई, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, ना कि किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। सो दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है इसके अंदर, और प्रोटीन्स होते हैं दैट आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और ये किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, बस ये आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ इस तरह से बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इस तरह से ये पूरा जो बनाता है एक सब यूनिट बनाता है, ठीक है। The eukaryotic ribosomes are ATS, eukaryotic ribosomes ATS होते हैं, so while the prokaryotic ribosomes are 70S. So each ribosome has two subunits, हर ribosomes के दो सबयूनिट होते हैं, एक ये रहा ये स्मॉलर सबयूनिट और ये ऊपर वाला लार्जर, ठीक है। हमेशा स्मॉलर सबयूनिट नीचे होता है और लार्जर सबयूनिट ऊपर होता है। So larger and smaller subunits हैं। The two subunits of ATS ribosomes are 60S and 40S, while that of 70S ribosomes are 50S and 30S, ठीक है। सो बात करते हैं कि जो ATS राइबोसोम्स है उसके दो सब यूनिट्स है हमारे पास, 40S स्मॉलर है एंड 60S लार्जर है। अब 40 और 60 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, नहीं मतलब 100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है एडिशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी में इसका क्या मतलब है कि ऐसा क्यों है, एक 40 एक 60 और दोनों मिलके बन गया 80, क्योंकि क्या हो रहा है ना, जब भी राइबोसोम्स मतलब राइबोसोम्स को डिस्टिंग्विश किया गया, डिफरेंशिएट सेपरेट किया गया, तो वो एक मेथड कहलाती है जिसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, इसमें ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होता है, तो ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो है ना डेंसिटी को बताता है, ठीक। तो जब ये ATS सब यूनिट्स, ATS के दोनों सब यूनिट्स को जब सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज जैसे गोल 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 घूमेगा, डेंसिटाइजेशन करेगा, जो भारी होगा जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे सेटल होगा, ठीक, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर ऊपर रहेगा। जैसे कि हम ऑयल और पानी का एग्जांपल लेते हैं, ये रहा ट्यूब, ये ट्यूब है, इसके अंदर हमने ये पानी डाला है, लेकिन ऑयल की डेंसिटी कम होने की वजह से वो हमेशा पानी के ऊपर तैरता है और पानी नीचे रहता है, ठीक है। सेम वही लॉजिक यहाँ लगेगा। तो ये जो 60S जो है ना, तो 60S लार्जर सब यूनिट है, तो इसीलिए ये नीचे बैठ गया। तो 60S एक यूनिट आ गया डेंसिटी का, जहाँ पे ये जाके सेटल हो गया, और ये 40S वाला है, ये 40 वाले पे जाके सेटल हो गया, इसीलिए ये दोनों जो है 60-40 है। और जब इसको ATS को अकेले को, जब इसको अकेले को सेंट्रीफ्यूज किया तो ये कहीं ना कहीं 60 के ऐसे नीचे आया, ठीक है, 60 के नीचे आया, तो ये बन गया ATS, और ये कहाँ पे आया, ATS पर आया, ना कि 100 पर, ठीक। तो ये उसका मेजरमेंट है, इसीलिए। सेम वैसे ही जो है प्रोकैरियोट्स का 70S है, ठीक, 70S है, तो इसमें दो सब यूनिट्स है, एक है 50S और एक है 30S, ठीक है, दोनों मिलाकर के 80 होना चाहिए, बट वो 70S है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस की वजह से। और यहाँ पे जो S है ना वो स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग भाई साहब थे, उन्होंने ये दिया था इसलिए उनके नाम से स्वेडबर्ग यूनिट है। स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब सेडिमेंटेशन नीचे जमना, कि कितना कोई नीचे जम रहा है, वो उसका कोएफिशिएंट है। इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, डेंसिटी और साइज का मेजर है, जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसका उतना ज़्यादा सेडिमेंटेशन कांस्टेंट होगा। सो बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स, ठीक है। सो ये राइबोसोम्स हो गया। और एक और बात जो इन्होंने यहाँ पे लिखी नहीं है बट मैं बता देती हूँ, और इसको हमेशा अपने दिमाग में भर के रखना कि फंक्शन, किसका फंक्शन ऑफ राइबोसोम, वो है प्रोटीन सिंथेसाइज, इसके अलावा इसको कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का सिंथेसाइज,
ही इसका फंक्शन है, ठीक है। फिर बात करते हैं साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन का क्या मतलब है, देखो ये रहा एक सेल, सेल के अंदर जो है कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए काम आते हैं। सेल के अंदर के कुछ भी पार्टिकल्स हो, पार्टिकल्स का मूवमेंट करना हो, या फिर सेल का खुद का मूवमेंट करना हो, सेल की डायरेक्शन चेंज करनी हो। जैसे सेल अटैच्ड होता है, देखो ये एक सबस्ट्रेटम है, ये एक सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ना सेल्स अटैच्ड होती है इस तरह से। तो ये इनकी डायरेक्शंस, इनके अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है इस तरह से, या फिर इनके डायरेक्शंस चेंज करने के लिए इस तरह से फाइबर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। एंड इलॉबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, और ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। फिलामेंट्स होते हैं इस टाइप के, फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इस कलेक्टिवली रिफर टू एज साइटोस्केलेटन, और इस सबको क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी मतलब सेल की मूवमेंट में, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल का शेप भी मेंटेन करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, मुझे लगा आगे भी बहुत सारा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं सिलिया और फ्लैजिला का। सिलिया एंड फ्लैजिला, तो सिलिया और फ्लैजिला किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है मोस्टली। सो सिलिया सिंगुलर सिलियम एंड फ्लैजिला सिंगुलर फ्लैजिलम आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती है। सो हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट्स ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। देखो सिलिया क्या होता है ना, ये एक सेल है, सेल के ऊपर छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो खुद सेल की मूवमेंट करवाता है या सराउंडिंग के चीज़ों की मूवमेंट करवाता है, ठीक है। सो फ्लैजिला जो है आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, फ्लैजिला इस तरह से लंबा होता है, ये सेल है और ये फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला लॉन्गर है एंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेल मूवमेंट, सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पजेस फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, बट दिस आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। देखो यूकैरियोटिक फ्लैजिला में आई थिंक सो यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड के पास जो है फ्लैजिला है दैट इज यूकैरियोट, एंड पैरामीशियम के पास सिलिया है जो कि काफ़ी डिफरेंट है प्रोकैरियोट्स के कंपेयर में, ठीक है। अब कैसे डिफरेंट है वो भी देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम शो दैट दे आर दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सीलिया और फ्लैजिला दोनों भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं बिकॉज वो एक सेल का ही पार्ट है, दैट्स वाई उसके ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सो दे आर कोर कॉल्ड दी एक्सोनिम, उनके कोर को एक्सोनिम बोला जाता है। पजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है जो अभी हमने साइटोस्केलेटन देखा उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, उसके कोर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, जो देखो इस तरह से मान के चलो ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला का ये लंबा एक्सिस है, तो इसके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल भी इस तरह से रन करती है पूरे फ्लैजिला में, इसीलिए तो वो उसको मोटिलिटी देती है, फ्लैजिला को हिलाती है। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो फ्लैजिला को मूव कर सके ताकि पूरा सेल मूव हो सके, तो ये वो माइक्रोट्यूब्यूल है। The exonym usually has 9 doublets, इसमें 9 doublets है of radially arranged peripheral microtubules, इस तरह से लाइन में अरेंज्ड होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ये सारे, ठीक है। तो हम कौन सा सेक्शन देख रहे हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रही है, इस तरह से पूरा फ्लैजिला है, इसको बीच में से कट कर दिया, तो ये जो डायामीटर है इस डायामीटर को हम देख रहे हैं जिसमें इसे 9 इसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड होती है, ठीक है। मैं अभी ऊपर और स्ट्रक्चर दिखा दूंगी। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, और सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स का पेयर है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रिफर टू एज 9+2 एरे। सो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है ना, इसको 9+2 एरे बोला जाता है। दी सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज, सो जो बीच की जो ट्यूब्यूल्स है ना वो ब्रिज से कनेक्टेड होती है इस तरह से, एंड इज ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ, और एक सेंट्रल शीथ भी होती है which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke. So जो कि connected होती है one of the tubules of each peripheral
डबलेट्स। सो जो ईच पेरिफेरल डबलेट्स होता है उसकी किसी एक ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होती है बाय रेडियल स्पोक, ठीक है, उसको रेडियल स्पोक बोला गया है। Thus there are 9 radial spoke, 9 radial spoke से the peripheral doublets जो है are also interconnected by linkers, वो भी एक दूसरे से connected होती है linkers से। Both the cilium and flagellum emerge from centriole like structure called the basal bodies। देखो centriole जो है हमारे human cells में, animals और plants नहीं सॉरी animals के cells में जो है centriole present होता है, लेकिन plant cell हो गया, दूसरे जो है यूकैरियोटिक सेल्स हो गए दूसरे, तो इनमें जो है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ना कि पूरे पूरे सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो बात करते हैं ये सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो कि इस तरह से ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरियल में जो है पूरी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 1 2 दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है वो डबलेट के फॉर्म में, मतलब डबल डबल, इस तरह से डबल डबल प्रेजेंट है, जो कि जो क्या है कनेक्टेड है, एक दूसरे से भी कनेक्टेड है, वो एक दूसरे से भी ये जो कनेक्टेड है वो है दैट इज इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये डबलेट्स है वो। फिर आते हैं ये देखो, ये सेंट्रल शीथ है जो दो कंपार्ट इनर एंड आउटर कंपार्टमेंट को अलग करती है, दैट इज सेंट्रल शीथ। और ये जो बाहर वाली सेंट्रल शीथ से भी कनेक्टेड है, ठीक है। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो डबलेट्स है वो सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड है बाय रेडियल स्पोक। तो इसके स्ट्रक्चर को भी याद रखना, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। फिर बात करते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। अभी हमने सेंट्रियोल की बात करी जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। सो सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेली, एक ऑर्गेनेली है यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। देखो इस तरह से मैं दिखाती हूँ ना, इस तरह से 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, ठीक है, सेंट्रोजोम में, कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स। दोनों को एक एक मतलब उसको पर्टिकुलर वो एक स्ट्रक्चर उसको सेंट्रियोल बोलते हैं और दोनों को मिलाकर के सेंट्रोजोम बोलते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल्स, उनके आजू बाजू कुछ पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म से थोड़ा डिफरेंट होता है। बोथ द सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इस तरह से ईच अदर, एंड हैज द ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल, कार्टविल की तरह ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग। सो दे आर मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। सो किससे बने रहते हैं? 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरियल फिब्रिल्स होते हैं, मतलब फाइबर्स होते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। सो ईच ऑफ पेरिफेरियल फिब्रिल इज ट्रिपलेट, सो हर एक पेरिफेरियल फिब्रिल जो है वो ट्रिपलेट होता है। दी एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड, सो जो एडजेसेंट बाजू बाजू वाले जो ट्रिपलेट्स है वो भी एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ proximal region of the centriole is also proteinaceous and called as the hub। सो जो सेंट्रल पार्ट है प्रॉक्सिमल रीजन का, प्रॉक्सिमल मतलब जो सेंट्रल के पास वाला जो रीजन है उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो भी प्रोटीन का बना होता है जिसको हब बोला जाता है, विच इज कनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरियल ट्रिपलेट्स, पेरिफेरियल ट्रिपलेट्स के ट्यूब्यूल्स से कनेक्टेड है जिसको रेडियल स्पोक्स बोलते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। The centrioles from the basal body of the cilia or flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells। So animal cells में क्या करता है, सेंट्रियोल जो है वो बेसल बॉडी बनता है सिलिया और फ्लैजिला का और स्पिंडल फाइबर्स का, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम स्ट्रक्चर है इसके जैसा, सॉरी किसके जैसा, सेम स्ट्रक्चर है इसका, इसके जैसा। ये फ्लैजिला सिलिया का जो ये स्ट्रक्चर है सेम इसके जैसा स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल्स का, ठीक है। फिर बात करते हैं अब न्यूक्लियस की। So nucleus as a cell organelle was first described by Robert Brown as early in 1831। So Robert Brown ने जो है बहुत पहले 1831 में बता दिया था कि न्यूक्लियस जो है वो सेल ऑर्गेनली है, ठीक है। So later the material of nucleus changed by basic dye was given by chromatin by Fleming, ठीक है। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको बेसिक डाई से स्टेन किया गया, नेम क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से स्टेन किया गया, किसने किया? वो फ्लेमिंग ने किया, ठीक। द इंटरफेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। सो इंटरफेस न्यूक्लियस तब होता है जब सेल डिवाइड नहीं करता है, तब जो उसका न्यूक्लियस दिखता है उसको इंटरफेस न्यूक्लियस बोलते हैं।
His highly extended and elaborate nucleoprotein fibers है called as chromatin. सो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं इसमें बहुत इलाबोरेटेड, मतलब इस तरह से जैसे फाइबर्स में पूरे प्रेजेंट होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन बोलते हैं. न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है इसके अंदर एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज होती है कॉल्ड एज न्यूक्लियोलाई. और एक या उससे ज़्यादा स्पेरिकल बॉडीज, उसको न्यूक्लियोलाई बोलते हैं, सिंगुलर न्यूक्लियोलस. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप which consist of two parallel membranes have a space between 10 to 50 nanometer called as perinuclear. So देखो, दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती है, न्यूक्लियर भी दो मेम्ब्रेन का होता है. सो दो इस तरह से पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती है आपस में. इसके बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है, जो कि 10 to 50 नैनोमीटर का होता है. ठीक है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बनाता है बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म. सो दोनों के बीच में ये स्पेस जो है वो बैरियर बनाता है. दोनों जो मटेरियल्स है उसका अंदर का जो लेयर होता है ना, वो सेमी परमिएबल होता है न्यूक्लियस का. सो दी आउटर मेम्ब्रेन जो है यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस रहता है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम्स ऑन इट, और उस पर राइबोसोम्स भी होते हैं. सो एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड. कुछ प्लेसेस पे न्यूक्लियर एनवलप इंटरप्ट हो चुका है, थोड़ा टूटा टूटा है, बाय माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे पोर्स है. ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का जो आउटर वाला हिस्सा है उसमें छोटे छोटे पोर्स है. ठीक है, सो विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, सॉरी. सो इस तरह से पोर्स प्रेजेंट है जो दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बने हैं. क्या बना रही हूँ मैं, एक मिनट. ये इस तरह से पोर्स प्रेजेंट है जो दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बने. दिस न्यूक्लियर पोर्स आर दी पैसेज. सो ये न्यूक्लियर पोर्स जो है पैसेज है through which movement of RNA and protein molecules take place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. दोनों डायरेक्शन में होता है, अंदर भी जाता है बाहर भी जाता है. न्यूक्लियस के क्या क्या जाता है, आरएनए जाता है और प्रोटीन जाता है. ठीक है, सो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस के अंदर हुआ कि डीएनए से आरएनए बना. ठीक, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, उससे आरएनए बना, और वही आरएनए जो है फिर न्यूक्लियर पोर से बाहर गया. वही आरएनए जो है वो न्यूक्लियर पोर से बाहर गया और जाकर के जो राइबोसोम्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो या फिर साइटोप्लाज्म में हो, उधर जाकर के वो बनाया अपना प्रोटीन. ठीक है, सो नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल. सो हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है. वेरिएशंस इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड. हो सकता है कुछ सेल्स में ज़्यादा न्यूक्लियस हो या किसी सेल में हो ही ना. So can you recollect the names of organisms that have more than one nucleus per cell? So ये टास्क है कि कलेक्ट करना, देखना, नेट पे सर्च करना कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो है मोर देन वन न्यूक्लियस है. सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस. कुछ मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज ऑफ मेनी मैमल्स, हमारे इंसानों में भी, एंड सिफ्ट ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स. इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है. वुड यू कंसिडर दिस सेल्स एज लिविंग? इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो क्या ये सेल्स लिविंग है? इसका भी जवाब देखना और मुझे कमेंट करना. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस. सो जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर वाला साइटोप्लाज्म, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमेटिन होता है. द न्यूक्लियोलाई, जो न्यूक्लियोलाई जो है वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह से स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है. द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म. सो जो न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है वो कंटिन्यूअस होता है विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एट एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. देखो न्यूक्लियोलस जो है ना, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, वो बस एक ऐसे ही थोड़ा सा डेंस मटेरियल है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा हुआ है. ठीक, सो इट इज़ द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज. सो न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आरएनए सिंथेसाइज होता है, राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, सो आरएनए सिंथेसाइज होता है, कहाँ पे होता है वो, न्यूक्लियोलस में. सो लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसाइज. सो लार्जर और बहुत सारी न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होती है सेल्स में, जो कि क्या बनाती, बार बार जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करवाती है. ठीक है, सो ये रहा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर. ये न्यूक्लियस, इसके आउटर टू मेम्ब्रेन से, इसके अंदर का जो ये क्या बोलते हैं प्लाज्मा है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्मा.
ये जो डेंस मटेरियल दिख रहा है पूरा, ये दैट इज न्यूक्लियर डस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियर पोर है और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ओके, you can recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called as chromatin. So जब हम interphase nucleus को देखते हैं तो उसमें बहुत सारा loose और fiber structure होता है जिसको chromatin बोलते हैं. So but during different stages of cell division, लेकिन cell division के different stages में cells show structured chromosomes in place of nucleus. Structured chromosomes दिखते हैं हमको, देखो इंटरफेज में जो है ना इस तरह से लंबे लंबे से, ये तो मैंने छोटे बनाए बट इस तरह से लंबे लंबे से आपस में इस तरह से क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, लेकिन यही क्रोमैटिन फाइबर्स जो है इस तरह से क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए, सो क्रोमैटिन जो है उसमें डीएनए होता है एंड सम बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। अब ये प्रोटीन बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपने खुद पे पॉजिटिव चार्ज होल्ड करते हैं, जो कि डीएनए जो है एसिडिक है या फिर नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है डीएनए, इसलिए हिस्टोन जो है पॉजिटिव चार्ज होल्ड करते हैं ताकि वो डीएनए के साथ बाइंड हो सके। और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी है एंड ऑल्सो आरएनए। A single human cell has approximately 2-meter long thread of DNA distributed among its 46 that is 23 pair chromosomes. 46 chromosomes में पूरा 2 मीटर का लंबा डीएनए प्रेजेंट होता है। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग। सो इसको हम हायर क्लासेस में डीएनए किस तरह से पैकेज्ड होता है उसको हम पढ़ेंगे 12th में। So every chromosome जो है visible only in dividing cells essentially has primary constriction or the centromere on the sides of which disc shaped structure called the kinetochores are present, ठीक है। सो जो ये क्रोमोसोम होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो ये बीच में जो है ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है मतलब ऐसे दबाव है तो उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोमर बोला जाता है। और इसके ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर्स बोला जाता है। सो यही डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर्स जो सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम्स को पकड़े रखता है स्पिंडल फाइबर से, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेंट्रोमर होल्ड करता है टू क्रोमैटिड्स को होल्ड करता है ऑफ अ क्रोमोसोम। So based on the position of a centromer, the chromosome can be classified into 4 types. So centromer की position के basis पर जो है क्रोमोसोम 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसके अंदर जो सेंट्रोमर है ना, सेंट्रोमर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, 2 इक्वल आर्म बनाते हैं क्रोमोसोम का। फिर आते हैं द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। सो इसका सेंट्रोमर जो है ना सब मेटासेंट्रिक में वो स्लाइटली दूर होता है, ठीक है। सेंट्रोमर जो है इसके मिड पॉइंट से स्लाइटली दूर होता है, इसलिए एक आर्म छोटा होता है और एक आर्म थोड़ा बड़ा होता है। सो रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में द सेंट्रोमर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, एकदम उसके एंड के पास में होता है, फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक बहुत छोटा शॉर्ट होता है और एक बहुत लंबा आर्म होता है। सो वेयर एज टीलोसेंट्रिक में क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमर, टीलोसेंट्रिक में जो है टर्मिनल सेंट्रोमर होता है, ठीक है। ठीक, सो अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये जो है ये एक है, ये वाला जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया ये है क्रोमैटिड, ठीक है। काइनेटोकोर है, सॉरी ये सेंट्रोमर है और ये है क्रोमैटिड, ये है दूसरी क्रोमैटिड, ठीक। जब इन दोनों का जब डीएनए कंटेंट सेम होगा तो ये दोनों क्या कहलाएगी, सिस्टर क्रोमैटिड। और फिर ये सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से फ्यूज होती है इस तरह से। फिर जब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से फ्यूज है तो ये बन जाता है क्रोमोसोम, ठीक। ये क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ये रहे, सबसे पहले हमारे पास ये आता है मेटासेंट्रिक है, ठीक। इसमें जो सेंट्रोमर एकदम बीच में है और ये जो दोनों आर्म्स है वो दोनों आर्म्स जो है एकदम सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। फिर ये सब मेटासेंट्रिक जो सेंट्रोमर थोड़ा सा ऊपर है इसलिए ये आर्म थोड़ा छोटा है और ये आर्म थोड़ा लंबा है। फिर हमारे पास जो है ये एक्रोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक जिसमें ये एक आर्म बहुत लॉन्ग है और एक आर्म जो काफ़ी छोटा है बिकॉज सेंट्रोमर काफ़ी ऊपर लोकेटेड है, मतलब काफ़ी एक तरफ लोकेटेड है। और ये टीलोमर में तो कभी कभी होता ही नहीं है, कभी कभी ये जो ऊपर वाला जो सबसे छोटा सा आर्म है ना वो प्रेजेंट ही नहीं होता है टीलोमर में,
सॉरी, टिलोसेंट्रिक, टिलोमर अलग होता है। सो ये टिलोसेंट्रिक में जो है ना, ये ऊपर वाला आर्म प्रेजेंट ही नहीं होता है कभी कभी, ठीक है। इसको टिलोसेंट्रिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये टिलोमर पे होता है। और टिलोमर क्या होता है, जो क्रोमोसोम का जो एंड होता है ना, ये भी मैं बता देती हूँ। सो ये जो क्रोमोसोम का जो ये एंड होता है ना, इसको बोलते हैं टिलोमर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टिलोमर बोलते हैं। ओके। So sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions at a constant location. कुछ chromosomes में क्या होता है, non-staining secondary constrictions भी होते हैं किसी constant location पे. This gives the appearance of small fragment called as satellite. So इसको satellite बोलते हैं. देखो ये इस तरह से क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये छोटा सा इस तरह से कंस्ट्रिक्शन होता है, एकदम छोटा सा, तो इसको बोला जाता है सैटेलाइट. और हम आगे जो है क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि इन सैटेलाइट में कैसा डीएनए सीक्वेंस होता है. फिर आते हैं माइक्रो बॉडीज, मेम्ब्रेन. सो मैनी मेम्ब्रेन बाउंड minute vesicles are called microbodies that contain various enzymes are present in both plant and animal cells. So microbodies में क्या है, छोटी छोटी membrane bound vesicles होती है जिसमें ढेरों एंजाइम्स होते हैं. ऑब्वियसली सेल्स के अंदर प्रोसेस हो रही है तो एंजाइम्स चाहिए, तो एंजाइम्स होते हैं जिसको माइक्रोबॉडीज बोला जाता है, जो दोनों प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये सेल वाला चैप्टर जो है वो यही ख़त्म हो जाता है. ठीक है, इसके बाद हम जो है इस वाले में 11th वाले में सेल डिवीजन पढ़ेंगे, इसके अगला चैप्टर. ठीक है, तो आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरे पंक्चुअलिटी के साथ वीडियोस डालती रहूँ. आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जो है वो वीडियोस डालती रहूँ. ठीक है, ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं. आई थिंक सो आप लोगों को, अगर आप बोर्ड्स के मतलब बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर नीट के लिए भी क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लेना, क्योंकि इसमें से भी हो सकता है कि कभी कुछ पूछ ले. और खासकर बोर्ड्स में ना इन क्वेश्चंस में से ना क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना एक बार हो सके तो. ठीक, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में.